बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाया है उन नेताओं के खिलाफ जिन नेताओं ने तेजस्वी यादव के छवि को धूमिल करने की कोशिश की, मनगढ़ंत आरोप लगाए। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक के नेताओं को तेजस्वी यादव ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बोलने से पहले सोच ले, समझ ले कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन इन दिनों जेडीयू के एक एमएलसी हैं और जिनकी पहचान ही बिहार में जो है वो ज़्यादा बोलने के लिए होती है, और नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नाम ना ले तो सियासत में कोई वजूद नहीं है उनका, और लालू यादव का नाम ले लेकर ही वो बिहार में एमएलसी भी बने और बिहार सरकार में कभी मंत्री भी बने। लेकिन अब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हाल के वक्त में कई गंभीर आरोप लगाए, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है, और लीगल नोटिस का अगर जवाब नहीं मिला, अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं मिला तो तेजस्वी यादव कोर्ट का रुख अपनाएंगे। नीरज कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। लीगल नोटिस भेजकर तेजस्वी यादव ने जवाब मांगे। ये लीगल नोटिस तेजस्वी यादव ने तब भेजा जब तेजस्वी यादव इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जितने आरोप जेडीयू के बड़बोले नेता लगा रहे हैं, उन आरोपों में रत्ती भर भी दम नहीं है। और मैं आज एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, कल ही रात आपने टुडे बिहार न्यूज पर देखा था कि तेजस्वी यादव अब चुप बैठने वाले नहीं है। छवि को धूमिल करने वाले को कोर्ट तक घसीटेंगे, और हमने आपको पहले बता दिया था कि लीगल नोटिस तैयार हो रहा है। मैं आज फिर ये कह रहा हूं कि और भी कई लीगल नोटिस अभी लाइन में हैं, तैयार हो रहे हैं। लीगल नोटिस नीरज कुमार को भेजा जा चुका है, जो तेजस्वी यादव के एडवोकेट हैं उनके द्वारा, और एडवोकेट ने तेजस्वी यादव के एडवोकेट ने बाकायदा हर बात का जिक्र किया है। पहले आपको 8 पन्ने का वो लीगल नोटिस, हालांकि ये लीगल नोटिस जो है वो तेजस्वी यादव ने जो भेजा है, जो इनके एडवोकेट ने भेजा है, वो इंग्लिश में है, लेकिन आपको इसका हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट किया हुआ आपको हम दिखाएंगे। और हमारे पास इस वक्त वो दस्तावेज मौजूद हैं जो तेजस्वी यादव ने लीगल नोटिस भेजे हैं। तो इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर 8 पन्नों का वो लीगल नोटिस देखने जा रहे हैं, और लीगल नोटिस में लिखी हर एक बात को मैं बखूबी आपको बताना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने अपने लीगल नोटिस में किन किन बातों का जिक्र किया है, यह भी आपको दिखाना चाहता हूं। तो जरा चलिए पहले पेज की ओर गौर करते हैं। पहले पेज में तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है, अब इस पर पहले ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये लीगल नोटिस बिहार के सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा करेगा। मैं आज ही कह रहा हूं कि ये लीगल नोटिस बिहार की सियासत में एक बड़ा बवाल खड़ा करेगा, और ये लीगल नोटिस तेजस्वी यादव ने भेज दिया है। देखिए इनके एडवोकेट क्या लिखते हैं, आपके मैं चाहूंगा कि एक और आपको लीगल नोटिस दिखाएं। पहला पेज दिखा रहे हैं। इनके वकील लिखते हैं कि हमारा मुवक्किल बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुका है। ये तेजस्वी यादव के वकील लिखते हैं, जो भारतीय राजनीति में प्रमुख व्यक्ति हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते और 2015 से राष्ट्रीय जनता दल नामक एक प्रमुख राजनीतिक दल के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण हमारे मुवक्किल में न केवल अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को सफलतापूर्वक कायम रखा है, बल्कि एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान भी बनाई है। 2015 की गठबंधन सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे मुवक्किल ने अन्य के अलावा
लोक निर्माण और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। पॉइंट नंबर 2 है कि अपनी कम उम्र के बावजूद हमारे मुवक्किल एक गतिशील और करिश्माई नेता के रूप में भी उभरे हैं, जिन्होंने बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक आर्थिक समानता जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर उनके अथक ध्यान के लिए व्यापक रूप से उन्हें पहचाना जाता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे मुवक्किल के रोजगार गारंटी अभियान को व्यापक समर्थन मिला, खासकर युवाओं से, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हासिल की। यह दूसरा पॉइंट है। उनकी प्रगतिशील नीतियों और जन केंद्रित दृष्टिकोण ने राजद के पारंपरिक आधार का विस्तार किया है, जिससे महिलाओं, वंचितों और हाशिए के सामुदायिक सहित व्यापक जनसांख्यिकी को आकर्षित किया है। हमारे मुवक्किल का सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट निष्ठा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके जोरदार प्रचार अभियान से भी स्पष्ट होते हैं, जहां उन्होंने गंभीर पीठ दर्द के बावजूद राज्य भर में 200 से अधिक रैलियों को संबोधित किया। जनोन्मुखी शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें विपक्षी ब्लॉक इंडिया गठबंधन का केंद्रीय व्यक्ति बना दिया है, जो राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की राजनीति को चुनौती दे रहा है। 2022 से 2024 जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार में हमारे मुवक्किल की भूमिका का उल्लेख करना उचित है, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने रोजगार पर सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने राज्य में 4 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया, जो मतदाताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। शासन और बिहार के लोगों की भलाई में उनके योगदान को अच्छे तरह से प्रलेखित किया गया है और व्यापक रूप से सराहा भी गया है, जिससे वे आज राज्य के साथ साथ देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं में से एक बन गए हैं। यहां चौथा पॉइंट यह है कि यहां उल्लेख करना उचित है कि हमारे मुवक्किल एक जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त संख्या में फॉलोअर रखते हैं। 2024 तक हमारे मुवक्किल के एक्स, ट्विटर जो नाम से जाना जाता था, पर 5.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 7 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। फेसबुक पर 28 लाख से अधिक फॉलोअर हैं, जिससे वह बिहार के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक नेताओं में से एक और भारतीय राजनीति के उभरते सितारे बन गए हैं। उनके सत्यापित खातों को समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति सक्रिय रूप से फॉलो करते हैं, जिसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, व्यापारिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत भर में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। हमारे मुवक्किल की सोशल मीडिया उपस्थिति जनता के साथ जुड़ने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से उनकी नीतियों और पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सहायक है। 21 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने ऊपर बताए गए पते पर, जो इनका एड्रेस है नीरज कुमार का, हमारे क्लाइंट पर गलत और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वित्तीय कदाचार में शामिल होने के आरोप लगाए। विशेष रूप से वेतन घोटाले में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया। ये दावे, जो पूरी तरह से निराधार थे, हमारे क्लाइंट को जानबूझकर अपनी आय कम करने के रूप में चित्रित करते हैं, जो वित्तीय प्रकटीकरण में बेईमान व्यवहार का सुझाव देते हैं। इसके अलावा आपके बयान महज आरोपों से बड़े थे, क्योंकि आपने बेहद तुच्छ और भड़काऊ टिप्पणी की, जिसका स्पष्ट उल्लेख बड़े पैमाने पर जनता को गुमराह करना और जनता की नज़र में हमारे क्लाइंट की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।
आपके द्वारा लगाए गए निराधार आरोप बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य या सत्यापन के न केवल मानहानिकारक थे बल्कि जनता की नजर में हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से भी एक उच्च सम्मानित राजनीतिक नेता के रूप में हमारे मुवक्किल ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रखी है। व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए की गई आपकी टिप्पणियां उनके निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जिससे उनके चरित्र, विश्वसनीयता और भरोसेमंदता को काफी नुकसान पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने हमारे मुवक्किल पर अपमानजनक हमले को और आगे बढ़ाया। उनके और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव दोनों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके विशेष रूप से आपने गलत तरीके से आरोप लगाया कि पिता और पुत्र दोनों ही अत्यधिक भ्रष्ट मिलने का मकसद, और यह आरोप लगाया कि हमारे मुवक्किल का पालन पोषण, शिक्षा और राजनीतिक करियर पूरी तरह से उनके पिता के कथित भ्रष्ट आय से बना है। आपने निराधार दावे किए कि हमारा मुवक्किल एक ही खून के होने के कारण भ्रष्ट आचरण में समान रूप से शामिल है। ऐसी टिप्पणियां न केवल घोर अपमानजनक थी बल्कि बेहद अपमानजनक भी थी, जिनका उद्देश्य हमारे मुवक्किल की व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। पहली बार आपके बयानों ने हमारे सीधे मुवक्किल के चरित्र और ईमानदारी पर हमला किया और उनके पिता के अतीत के बीच हमारी निराधार समानताएं खींचने की कोशिश, जिसमें सच्चाई या सार्वजनिक जीवन में हमारे मुवक्किल की स्वतंत्र उपलब्धियों को कोई परवाह नहीं की गई। आरोप की हमारे मुवक्किल की शिक्षा और राजनीतिक की शुरुआत की गई उज्जैनपुर प्रतिष्ठा गलत तरीके से अर्जित धन पर आधारित थी, पूरी तरह से झूठ है और व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। ये अत्यधिक भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियां लापरवाही से की गई है। इस बात को पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कि वो हमारे मुवक्किल व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी, जो एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति हैं और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत के लोगों के साथ साथ बिहार राज्य के प्रति सेवा और प्रतिबद्धता है। भ्रष्ट आचरण, बैंक रॉबरी के ऐसे निराधार आरोप मुजफ्फरपुर हमारे मुवक्किल और उनके पिता दोनों की विरासत को धूमिल करने का प्रयास न केवल मानहानिकारक बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी है, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना और हमारे मुवक्किल की ईमानदारी और भारतीय राजनीति में उनके उचित स्थान के बारे में गलत बयानबाजी को बढ़ावा देना है। इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में आम जगत दोनों के बीच हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अब आगे लिखा गया है पॉइंट नंबर 10, गौर कीजिएगा कि आप ऊपर नामित अभिभाषक ने हमारे मुवक्किल पर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का गलत आरोप लगाया था। आरोप लगाया कि उसने बार बार असंगत आय के आंकड़े दिखाए हैं और कई बार अपनी वास्तविक आय से बहुत कम राशि बताई है। बिहार संभाला नहीं जा रहा। आपने दावा किया था कि हमारे मुवक्किल ने अपनी घोषित आय से अधिक व्यक्तिगत ऋण दिए हैं, जिससे जानबूझकर वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मिलता है। वेतन घोटाले में संलिप्तता का सुझाव देने के ये आरोप पूरी तरह से निराधार, अप्रमाणित और स्पष्ट रूप से हमारे मुवक्किल के नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए हैं। यहाँ एक उल्लेख करना उचित है कि आपने जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी की कि यह मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कानून द्वारा हर साल विशेष रूप से दिसंबर के महीने में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हमारे मुवक्किल ने समय पर और मेहनती तरीके से इस आवश्यकता का अनुपालन किया है। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2015-16 और 22-23 के लिए बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इसके विपरीत कोई भी आरोप या दावा न केवल निराधार बल्कि तथ्य या जानबूझकर गलत प्रस्तुतीकरण भी है, जिसका उद्देश्य हमारे मुवक्किल के वैधानिक दायित्वों के अनुपालन की अखंडता को कम करता है। इसके अलावा हमारे मुवक्किल की आय और परिसंपत्तियों के सहित वित्तीय प्रकटीकरण लगातार सक्षम अधिकारियों के द्वारा अपेक्षित निरीक्षण के अधीन हो रहे हैं। हमारे जो 20 साल से क्लाइंट ने हर समय इन प्रक्रियात्मक दायित्वों का पूर्ण और उचित अनुपालन सुनिश्चित किया है। इसके अलावा हमारे ग्राहक ने आयकर अधिनियम 1961 और प्रासंगिक विनियमों के तहत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने आयकर रिटर्न
को सावधानी पूर्वक दाखिल किया है। ये रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर विधिवत प्रस्तुत किए गए हैं, जो पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाते हैं। इसलिए यह निर्विवाद है कि हमारे क्लाइंट ने परिसंपत्तियों और आय की घोषणा के संबंध में सभी विधायी, प्रक्रियात्मक और नियामक आदेशों का लगातार और ईमानदारी से पालन किया। इसके विपरीत कोई भी दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है और बिना किसी अनुमति के उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। कोई ठोस आधार नहीं है। आय में हेरफेर और भ्रष्ट वित्तीय लेन देन के ऐसे आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और वे हमारे क्लाइंट के पारदर्शी वित्तीय खुलासों में घोर विकृति दर्शाते हैं। हमारे क्लाइंट ने अपने आय की रिपोर्टिंग में हमेशा कानूनी और विनियामक ढांचों का पालन किया है और इसके विपरीत कोई भी दावा झूठा और अपमानजनक है। ये भी बुनियादी आरोप बिना किसी तथ्यात्मक सत्यापन के लगाए गए थे और इनका एकमात्र उद्देश्य जनता को गुमराह करना, हमारे क्लाइंट की ईमानदारी के इर्द गिर्द अविश्वास का माहौल बनाना है। यह सुझाव कि हमारे मुवक्किल भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं, एक जिम्मेवार सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जिन्होंने ईमानदारी और समर्पण के साथ बिहार के लोगों की सेवा की। आपके गलत दावों ने हमारे मुवक्किल की व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया है और उनकी छवि को धूमिल किया है, जिससे सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को निरंतर कायम रखा है। आगे लिखे गए हैं कि हमारे मुवक्किल की बिहार राज्य के मतदाताओं के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा लगाए गए तुच्छ और झूठे आरोप ने हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल किया है। बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो, आपने अपने निजी लक्ष्य के लाभ के लिए हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई गई। ये हमारे मुवक्किल के खिलाफ उपरोक्त मानहानिकारक, निंदनीय, झूठे और लापरवाह आरोपों के व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और पूरे भारत में आम जनता को यह बात पता है कि इसमें जनता की नज़र में हमारे मुवक्किल की गरिमा प्रतिष्ठा को कम किया है। आपके द्वारा हमारे मुवक्किल की छवि और प्रतिष्ठा को बदनाम करने और धूमिल करने की गुप्त उद्देश्यों और गलत इरादों से ऐसे निंदनीय, मनगढ़ंत, मानहानिकारक और लापरवाह आरोप लगाए गए हैं। हमारा मुवक्किल अपनी मानसिक पीड़ा, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की हानि के लिए क्षति पूर्ति के रूप में 12 करोड़ रुपए और इस कानूनी नोटिस के लागत के रूप में मात्र 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसलिए हमारा मुवक्किल आपसे अनुरोध करता है कि आप इस कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर हमारे मुवक्किल के पक्ष में बिना शर्त सार्वजनिक माफी जारी करने के साथ साथ कुल 12 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान करें। ऐसा ना करने पर हमें अपने मुवक्किल से कानूनी कार्रवाई शुरू करने और भारतीय न्याय संहिता 2024 की धारा 356 के तहत आपके खिलाफ उचित अदालत में आपकी लागत, जोखिम और परिणामों पर मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर करने का स्पष्ट निर्देश है। तो ये डिफॉर्मेशन का केस अब आगे होगा। तेजस्वी यादव मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। 12 करोड़ 10 लाख रुपए देने होंगे नीरज कुमार को। नीरज कुमार ने जिस तरीके के आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों को ना सिर्फ इस लीगल नोटिस में खारिज किया गया है, बल्कि मनगढ़ंत, जानबूझकर तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के प्रयास करने का भी आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने ये लीगल नोटिस भेजे हैं। आगे इस लिस्ट में कई और नेताओं के नाम हैं। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट तो हम ही देंगे। धन्यवाद।